जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस 27 जनवरी 2023 का करेंगे। 26 जनवरी का एनालिसिस मैं दोस्तों नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कल। तो आज जो है फ्रंट पेज में वही 26 जनवरी परेड वगैरह की खबर है और ये LCC जी हैं, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ये चीफ गेस्ट आए हैं। आज हम इजिप्ट और इंडिया के रिलेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सप्लेन्ड पेज पर एक आर्टिकल है तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट पेज पे कोई भी खबर काम की नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में बस वही एक दो चीज़ें, मतलब वही इंडिया इजिप्ट रिलेशन के अलावा और कुछ ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। एक चीज़ और हमें देखना है यहाँ पे, आफ्टर कोविड डिले फर्स्ट सोलर मिशन सेट टू लॉन्च बाई जुलाई। तो इंडिया अपना पहला फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है जो कि जुलाई में होने की उम्मीद है। और इस मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। ठीक है, तो आपको ये नाम ज़रूर याद रखना है। आदित्य L1 मिशन क्या है? सोलर मिशन है इंडिया का पहला। तो ये प्रीलिम्स में कहीं पर भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आदित्य L1 मिशन है। इसकी डिटेल्स जब आएंगी और तो हम वहाँ देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एडिटोरियल पेज, और इसमें आज कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगा एडिटोरियल जो कि हम डिस्कस करें। तो एडिटोरियल पेज पे हम कुछ नहीं देखेंगे। वर्ल्ड न्यूज़ पर भी कुछ ऐसा नया है नहीं। रशिया जो है अटैक बढ़ा दिया है, कीव को टैंक मिल गया है, ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्रैश आ रहा है, 9.6% उनकी करेंसी डाउन हो गई। ठीक है, पाकिस्तान में हो रहा है। थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर से हमें आइडिया होना चाहिए, बाकी डिटेल में हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अब ये इंडिया इजिप्ट अपॉर्चुनिटी, तो इसमें बेसिकली इंडिया इजिप्ट रिलेशन के बारे में आर्टिकल है। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि जनरली क्या होता है कि IR के पेपर में इजिप्ट वगैरह के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट इंडिया में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बन के आए हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है साइन करा गया है, उसमें क्या है? द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पहले से ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, विल हैव ब्रॉडली 4 एलिमेंट। ठीक है, पहला क्या है? पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट। तो 4 ब्रॉडली एलिमेंट, बेसिकली यही हर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यही 4 एलिमेंट ही होते हैं, पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट। फिर इसमें क्या क्या और आ जाएगा? साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री की बात करी गई है इसमें इंडिया इजिप्ट रिलेशन के बारे में। द हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, टू ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एटलीस्ट द टाइम ऑफ एम्परर अशोका। तो इतनी पुरानी टाइज़ हैं हमारी इजिप्ट के साथ, एम्परर अशोक के टाइम की टाइज़ हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में गांधी जी और इजिप्टियन रिवोल्यूशनरी साद जोगलूल भी जो है कॉमन गोल शेयर करते थे और अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी साथ में। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एट द एम्बेसडोरियल लेवल 3 days आफ्टर द इंडिया बिकम फ्री। और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी केवल इंडिया की आज़ादी के 3 दिन बाद ही इस्टेब्लिश हो गया था एट एम्बेसडर के लेवल पर, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे वहाँ के गमाल अब्देल नसीर, ठीक, गमाल अब्दुल नसीर जो है वो नेहरू जी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी साथ में मिलकर काम करा है नेहरू जी और वहाँ के पहले जो प्रेसिडेंट थे आज़ादी के बाद। फिर अभी 2014 से के बाद की बात करी जाए अगर, तो ये जो अभी प्रेसिडेंट इस टाइम है आर्मी के चीफ थे और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फील्ड मार्शल CC हैं, फॉर्मर मिलिट्री चीफ थे ये। और इलेक्शन हुआ, वहाँ पे 97% वोट इनको मिला, केवल एक ही ओपोनेंट था इनके खिलाफ। तो सुषमा स्वराज जी 2015 में कायरो गई थी जब ये CC 2014 में बने थे प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर 2000 PM मोदी मेट CC ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन सितंबर 2015 में मोदी जी भी इनसे UN जनरल असेंबली में मिले थे। और 2020 में मोदी जी मिलने वाले थे लेकिन कोविड की, मतलब मोदी जी जाने वाले थे इजिप्ट में लेकिन कोविड की वजह से नहीं जा पाए। इजिप्टियन लीडर पेड अ स्टेट विजिट टू इंडिया इन सितंबर 2016। तो ये जो है आते जाते रहते हैं लोग। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। अब बेसिकली इंडिया का क्या फ़ायदा है? तो इंडिया को एक जो है अच्छा दोस्त चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड में, तो इजिप्ट बहुत अच्छा कैंडिडेट है उसके लिए, क्योंकि इजिप्ट के जो लीडर हैं वो बहुत एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स मुसलमान नहीं हैं। तो इजिप्ट हैज़ स्पेशल प्लेस इन इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, और वहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अल अजहर यूनिवर्सिटी है, सबसे ग्रेटेस्ट मानी जाती है इस्लामिक वर्ल्ड में, ये भी इजिप्ट में है। न्यू दिल्ली व्यूज CC's इजिप्ट एज अ moderate Islamic voice among Muslim majority countries as well as a friend within the Organization of Islamic Cooperation। ठीक है,
तो एक जो है मॉडरेट वॉइस है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और काफ़ी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है यहाँ की, और जो OIC एक 57 मुस्लिम कंट्रीज़ का ग्रुप है, उसमें एक अच्छा दोस्त इंडिया को दिखता है ये इजिप्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से इजिप्ट और इंडिया की दोस्ती इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टफ ऑन टेररिज्म, बेसिकली फ्रॉम द बिगनिंग सीसी हैज़ बिन टफ ऑन इस्लामिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। ठीक है, इस्लामिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सीसी, ये काफ़ी जो है टफ फाइट दे रहे हैं और मतलब काफ़ी कड़ा रुख रखते हैं। द टू कंट्रीज एग्रीड दैट कॉन्सर्टेड एक्शन इज़ नेसेसरी टू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मोदी सेड ठीक है, मोदी जी ने बोला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और हमें कॉन्सर्टेड एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सीसी सेड इंडिया एंड इजिप्ट शेयर्ड अ कॉमन पर्सपेक्टिव एंड दैट द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी presented a serious threat to not only their two countries but all the countries of the world। बेसिकली वही कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म वगैरह ये खतरे हैं पूरी दुनिया के लिए, केवल इन्हीं हमारी दो कंट्रीज़ के लिए ही नहीं, और भी कंट्रीज़ के लिए खतरे की बात है। तो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में बेसिकली जो है हम साथ निभाना चाहते हैं इनका। द टू कंट्रीज ऑल आर लुकिंग टू डीपन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी अच्छा और करना चाहते हैं। ऑलरेडी जो है राफेल जेट ये भी यूज़ करते हैं, जो इंडिया में रफाल जेट यूज़ होता है वही सेम फ्रेंच मेड रफाल जेट ये भी यूज़ करते हैं। और न्यू दिल्ली जो है इनको आर्म्स वगैरह डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करना चाहती है। बेसिकली हम अपने आर्म्स बेचना चाहते हैं, जैसे कि LCA तेजस हो गया, आकाश और ये सब चीज़ें हैं, हम इनको इजिप्ट को बेचना चाहते हैं। ये भी है हमारा एक वो बेसिकली फ़ायदा। और इजिप्ट इस समय काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में चल रहा है, तो इकोनॉमी हैज़ बिन सैम्बल ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, क्योंकि कोलैप्स ऑफ टूरिज़्म हो गया 2020 में कोविड के बाद। इजिप्ट की इकोनॉमी बेसिकली टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता होगा कि द ग्रेट पिरामिड वगैरह है, तो टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, लेकिन कोविड की वजह से टूरिस्ट आ नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से इकोनॉमी का हालत काफ़ी अच्छा नहीं है ठीक है। और भी फिर उसके बाद ये सब यूक्रेन वार वगैरह हो गया, तो लगभग 80% जो वहाँ की फूड सप्लाई थी वो यूक्रेन और रशिया से आती थी, तो इससे भी दिक्कत हो गई। फ्रॉम इंडिया इजिप्ट हैज़ शॉट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो project in Cairo and Alexandria, a Suez Canal economic zone, a second channel of the Suez Canal and a new administrative capital in Cairo suburb। बेसिकली इजिप्ट चाहता है इंडिया से कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे कायरो में, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया और सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन नया बन रहा है वहाँ पे, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करे। अच्छा, आपको सुएज कैनाल के बारे में भी पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं बेसिकली, क्योंकि अब इजिप्ट के अंडर में आता है सुएज कैनाल और इजिप्ट न्यूज़ में है, तो फिर सुएज कैनाल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जियो स्ट्रेटजिक कंसर्न क्या है? चाइना's trade with Egypt is currently $15 billion, डबल दैट ऑफ इंडिया 7.26। ठीक है, चाइना जो है इजिप्ट में डबल ट्रेड करता है जितना हम करते हैं। ठीक है, इजिप्ट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वेस्ट एशिया, occupies a crucial geostrategic location, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड passes थ्रू सुएज कैनाल। ठीक है, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इजिप्ट की, क्योंकि लगभग दुनिया का 12% का ट्रेड कहाँ से पास होता है? सुएज कैनाल से। More than 6 decades ago, the two countries founded the NAM, basically Non-Alignment Movement. They now have an opportunity to forge a new path ahead, not just for their strategic and economic interest, but as the voice of Global South। तो यही है कि अब टाइम आ गया है कि एज अ वॉइस ग्लोबल साउथ का आवाज़ बने ये दोनों कंट्रीज़ मिलके, और हमें ये टाई को और डीपन करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसमें 2-4 पॉइंट ये है कि एक तो टेररिज्म वाला पॉइंट है कि दोनों कंट्रीज़ का टेररिज्म पे सेम रुख है। दूसरी बात ये है कि इंडिया देखता है एज ए डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट। फिर इजिप्ट के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इंडिया मदद कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया हेल्प कर सकता है इजिप्ट का। और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आपने देख ही लिया कि बहुत पुराने रिश्ते हैं हमारे। और तो बस, और एक इंडिया का ये भी ये चीज़ है कि फ्रेंड इन मुस्लिम वर्ल्ड, OIC में एक मेजर फ्रेंडली कंट्री है ये। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमी के पे इकोनॉमी के पेज पे बेसिकली एक ये खबर है, ओपन टू आइडिया ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी टू सर्टिफाई ट्रस्टेड फैक्ट चेकर। हमने बात करी थी कि PIB को सरकार बनाना चाहती है फैक्ट चेकर। ठीक है, फैक्ट चेकर ऑलरेडी है PIB, लेकिन इसको बेसिकली PIB वाला ये सीन चल रहा था कि PIB अगर कोई चीज़ को फेक बोल दे
तो उसको सोशल मीडिया कंपनीज़ को हटाना पड़ेगा अपने यहाँ से, ऐसा रूल बनाने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन फिर हमने पढ़ा कि पीआई भी खुद ही सही से फैक्ट चेक नहीं कर पाती है। तो ये मिनिस्टर ऑफ आईटी इन्होंने कहा है कि ओपन टू आइडिया ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी टू सर्टिफाई ट्रस्टेड फैक्ट चेकर्स। तो फैक्ट चेकर्स को सर्टिफाई करने के लिए बेसिकली कि फेक न्यूज़ को जो आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे फैक्ट चेकर को सर्टिफाई करने के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के आइडिया के लिए सरकार तैयार है, ऐसा जो है इसमें बोला जा रहा है। और एक खबर दोस्तों ये T+1 सेटलमेंट का है। बेसिकली शेयर मार्केट में इस फ्राइडे से रेगुलेशन नहीं हो जाएगा कि T+1 डे में सेटलमेंट हो जाएगा। अगर कोई शेयर मार्केट में स्टॉक की खरीद या बिक्री कर रहा है तो फंड्स का और स्टॉक का जो डिटेल्स हैं वो ट्रांसफ़र वगैरह का सेटलमेंट T+1 डे में हो जाएगा। अभी तक ये T+2 डे था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली फ्रॉड वगैरह कोई होता था वो सब चीज़ें अब कम होंगी या नहीं होंगी। और अकॉर्डिंग टू सेबी पेपर T+1 सेटलमेंट साइकिल नॉट ओनली रिड्यूसेस द टाइम फ्रेम बट ऑल्सो रिड्यूसेस एंड फ्रीज अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू कोलेटराइज द रिस्क। बेसिकली सब चीज़ें सेटलमेंट जल्दी हो जाएंगी तो इससे फ़ायदा नहीं। पहले क्या होता था कि जब ये काफ़ी T+7 डेज़ वगैरह रहता था तो इसमें क्या करते थे, जो ब्रोकर रहते थे उनके पास 7 दिनों तक फंड्स वगैरह उनके पास रहते थे और उस फंड का यूज़ करके मैनिपुलेशन किया जाता था स्टॉक मार्केट का। तो ये सब चीज़ें हट जाएं, कम हो जाएं, इसकी वजह से सेटलमेंट का टाइम कम करा गया। T+3 डेज़ करा गया, फिर T+2 डेज़ करा गया और अब T+1 डेज़ करा गया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो फॉर एग्जांपल इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल USA वगैरह के इन्वेस्टर्स हैं, अब इनको भी एक ही दिन में सेटलमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर यहाँ इंडिया और USA में टाइम गैप होता है, ठीक है, टाइम गैप होता है। तो इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल एक ये अच्छा स्टेप है। तो ठीक है दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।